Are you looking for relevant healthcare information? Log on to MediCircle and watch experienced medical professionals talking on common healthcare topics. Stay informed, stay healthy, stay tuned to MediCircle. मेरी सर्कल में हम अपने दर्शकों के लिए सभी ट्रेंडिंग हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स लगातार लाते रहते हैं। एक स्वस्थ रोग मुक्त जीवन जीने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए एसेंशियल न्यूज और व्यूज को आपके पास लेकर आना हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। इस संबंध में हमारी मदद करने के लिए हम देश भर के प्रतिष्ठित और टॉप के डॉक्टर्स के साथ जुड़ते हैं। डॉक्टर स्पीक में आज हम बात करने जा रहे हैं गठिया की समस्या और इससे निपटने में आपकी मदद करने के तरीकों के बारे में। हेलो नमस्कार, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। Today on our arthritis awareness series, we have Dr. Anuj Jain with us. Dr. Anuj Jain दिल्ली एनसीआर में एक वेल नोन ऑर्थोपेडिक सर्जन है और इस क्षेत्र में उन्हें 10 से अधिक वर्षों का अनुभव है। 2012 में ऑर्थोपेडिक्स में ही नेशनल गोल्ड मेडल के रेसिपिएंट रह चुके डॉक्टर साहब इंडिया से सिंगापुर में ऑर्थोपेडिक एम्बेसडर भी रह चुके हैं। इनफैक्ट अभी भी हैं। उन्होंने पिछले 10 वर्षों में 2000 से अधिक नी रिप्लेसमेंट और 300 से अधिक हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज की हैं। आप संत परमानंद हॉस्पिटल में एक सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहे हैं और इस हॉस्पिटल को वर्ष 2018 में बेस्ट ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल का पुरस्कार भी मिल चुका है। इट इज आवर प्रिविलेज टू वेलकम डॉक्टर अनुज जैन टुडे ऑन मेडी सर्कल। आपका स्वागत है सर, कैसे हैं? I am good. Thank you so much for giving a wonderful introduction. Thank you so much. I'm happy to be here. Glad we are also the same. So चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरव्यू। और गठिया के बारे में कुछ ऐसे सवाल हैं डॉक्टर जो हमें लगातार हमारे दर्शकों के माध्यम से हमसे जुड़ते रहते हैं, लोग पूछते रहते हैं। तो उन्हीं में से एक सवाल के साथ इस इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं और वो प्रश्न है बहुत ही सिंपल कि गठिया के केस में डॉक्टर को कब देखना होता है? ये बहुत कॉमन सवाल है एक्चुअली। जब आते हैं मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो हमारे पास आते हैं ना, बहुत लेट स्टेज में आते हैं, दे कम वेरी लेट। तो आई विल गिव यू सम एडवाइस रिगार्डिंग व्हेन द राइट टाइम द पेशेंट को आपको दिखाना चाहिए। वन ऑफ द फॉरमोस्ट थिंग इज पेन। सबसे कॉमन जो सिम्टम हमारा आता है गठिया में, दैट इज पेन। अगर हमको ऐसा लगता है हमारा पेन है, हमको 5 से 7 दिन हो गए हैं, डिस्पाइट हमने जो घरेलू नुस्खे हम सब कुछ कर चुके हैं, डिस्पाइट ऑफ दैट अगर पेन परसिस्ट कर रहा है, इन दैट केस हमको एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दूसरी चीज, अगर पेन के साथ अगर किसी को जॉइंट में सूजन भी आ रही है तो उस टाइम उनको इमीडिएटली दिखाना चाहिए। तीसरी बात, अगर पेन की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है कि सब कुछ आप नॉर्मल जो केमिस्ट से पेन किलर लेते हैं उससे भी आपको आराम नहीं आ रहा, तो भी आपको जल्दी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। चौथी चीज, अगर आपको लगता है जब आप चलते हैं उस टाइम पे आपको पेन के साथ साथ जॉइंट में से आवाज भी आती है या क्रैप्टस जिसको कहते हैं, अगर वो आता है या आपको ऐसा लगता है कि समय के साथ आपकी बोन की शेप चेंज हो रही है, बोन डिफॉर्म्ड हो रही है, ये सब हॉलमार्क सिम्टम होते हैं कि आपको आर्थराइटिस का ऑनसेट हो गया और आपको जल्दी ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। ऑलराइट, बहुत ही स्पेसिफिक आपने चीजें बताई हैं और जनरली ऐसा ही होता है, डॉक्टर से बात करो तो लगता है आधी से ज्यादा बीमारी तो खुद में है। तो ऐसी इसी भावना के साथ अगला प्रश्न आपसे पूछती हूँ कि कौन सी गठिया स्वेलिंग का कारण बनती है डॉक्टर? सूजन आप गठिया जो जनरली बात करते हैं उसके बारे में। जो हम गठिया देखते हैं, गठिया दो तरह से होते हैं। मरीज यूजली कंफ्यूज रहते हैं, डॉक्टर हम ग्रॉसली बोल देते हैं गठिया है, पर हमको एग्जैक्टली पता नहीं होता गठिया कौन से वाली है। अगर हम गठिया को देखें, गठिया दो तरीके की होती हैं। पहली गठिया वो होती है जो एज की वजह से होती है, उम्र की वजह से जोड़ हमारे खराब होते हैं, जिसको हम डीजेनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। दूसरी गठिया होती है जो हमारे को जेनेटिक्स की वजह से होती है, जिसको क्लासिकली रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, गठिया बाय जिसे कहते हैं। बाकी और भी होती है गठिया, पर क्लासिकली दो तरह की होती हैं। तो जो सूजन होती है यूजुअली जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होती है, जो एज से रिलेटेड नहीं होती, उनके अंदर आती है। जो हमारी एज रिलेटेड आर्थराइटिस होती है, जिसको हम डिजेनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, उसमें सूजन आती है पर कभी कभी आती है। ज्यादातर उसके अंदर जॉइंट के अंदर कभी कभी फ्लूइड भर जाता है, वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे निकल जाता है या फिर हम उसको सिरिंज से निकाल लेते हैं। और जो गठिया बाय होती है उसमें मल्टीपल जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसमें हाथों के जॉइंट्स हो गए, एल्बो जॉइंट्स हो गए, नी जॉइंट्स हो गए, और उस सब के अंदर स्वेलिंग आती है। और ये स्वेलिंग मॉर्निंग की तरफ थोड़ा ज्यादा होती है और धीरे धीरे करके इवनिंग तक कम हो जाती है, फिर दोबारा मॉर्निंग में फिर आ जाती है। तो स्वेलिंग यूजुअली हमारी इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस जो होते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इन सब चीजों के अंदर हमारी सूजन ज्यादा आती है। ऑलराइट, ये गठिया में अभी आपने बताया कि रात में भी सूजन तो खत्म हो जाती है, लेकिन बहुत से हमने देखा है कि दर्शक और बहुत सारे
ओल्ड पीपल, यंग पीपल, आजकल तो काफी कम उम्र के लोग भी इस तरीके के दर्द के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं। तो बहुत से लोग ये पूछते हैं डॉक्टर कि रात में कौन से गठिया से दर्द होता है? देखो, जो क्लासिकल डिस्क्रिप्शन होता है, जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होते हैं, जिस तरह के मैंने गठिया की बात करी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसके अंदर जो पेन होगा पेशेंट को मैक्सिमम अर्ली इन द मॉर्निंग होगा। जब वो सो के उठेंगे उनको ऐसा लगेगा उनकी शरीर जकड़ा हुआ है, उनको आधा 1 घंटा लगेगा थोड़ा सा अपने शरीर को खुलने के लिए, ना ग्रेजुअली करके उनके शरीर के अंदर स्टिफनेस कम हो जाएगी और आफ्टरनून तक उनको काफी अच्छा लगना शुरू हो जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो हमारी डिजेनरेटिव आर्थराइटिस होती है, जिसमें एज की वजह से जॉइंट खराब हो रहा है, उनके सिम्टम सबसे ज्यादा इवनिंग के टाइम होंगे। उनको सुबह ठीक लगेगा क्योंकि बॉडी रेस्ट में है अभी, थोड़ा सा फ्रेश होगी। धीरे धीरे जैसे वो चलना शुरू करेंगे, जॉइंट के ऊपर लोडिंग होगी, तो शाम तक उनका जॉइंट और मसल थोड़े फटीग आउट हो जाएंगे, उनके दर्द बढ़ जाएंगे। और इस ये जो डिजेनरेटिव वाले थे उन्हीं को नाइट पेन में भी, नाइट में भी दर्द स्टार्ट हो सकता है जब जॉइंट में स्वेलिंग आ जाएगी। जब नाइट पेन किसी को आना शुरू हो जाए डिजेनरेटिव आर्थराइटिस का, उसका मतलब ये है कि उनको एक सर्जरी की स्टेज आ गई है, उनको मोस्ट लाइकली सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। तो मतलब यूं समझें कि अगर नॉर्मल किसी को अर्ली ऑनसेट ऑफ गठिया है तो उसे दिन में दर्द होगा, मॉर्निंग्स में फोकस ज्यादा होगा पेन पर, और जो यस, वृद्धावस्था से जनित गठिया है, सूजन है या जो भी है, वो अगर रात में आपको ज्यादा पेन देगी, इवनिंग और नाइट में, इवनिंग्स बिल्कुल और नाइट बिल्कुल। में। ऑल राइट। यस। चलिए, इसके साथ अंतिम प्रश्न तक पहुंच भी चुकी हूँ, और बहुत ही क्रिस्प और सधे हुए आंसर आप दे रहे हैं, तो दर्शकों को वाकई बहुत काम की जानकारी बहुत ही कम समय में मिल रही है। अगला प्रश्न है कि क्या गठिया की मेडिकेशंस किडनी को इफेक्ट करती हैं? ये एक ऐसा डाउट है जो बहुत ही निंगलिंग मैंने कई लोगों से सुना है। क्या एक्चुअली में ऐसा होता है डॉक्टर? देखो, एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, बहुत सारे पेशेंट देखता हूँ गठिया के नहीं, इवन फ्रैक्चर वाले भी, सबका एक ही कंसेप्शन होता है, हमें पेन किलर मत देना, आप हमें पेन किलर दोगे हमारी किडनी खराब हो जाएगी। पर ऐसा नहीं होता। जो पेन किलर्स होते हैं, देर प्रीटी सेफ मेडिसिन। हमको देखने होते हैं कौन से मरीज है जिनके अंदर पेन किलर से साइड इफेक्ट आ सकते हैं। अगर हम गठिया की मेडिसिन देखें तो क्लासिकली 2-3 तरह की मेडिसिन होती है। एक होता है स्टेरॉइड मेडिसिन, जिससे थोड़ा सूजन कम की जाती है और इन्फ्लेमेशन कम करी जाती है। दूसरा पेन किलर्स होते हैं, और तीसरा होता है गठिया की अपनी दवाई, गठिया को कम करने के लिए। तो स्टेरॉइड होते हैं, स्टेरॉइड किडनी के लिए सेफ होते हैं, स्टेरॉइड का किडनी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अब हम पेन किलर की बात करें, पेन किलर 2 तरह के होते हैं। देखो, एक होता है हमारे स्टेरॉइड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, और दूसरे होते हैं हमारे ऐसे ड्रग्स जैसे अल्ट्रासेट हो गए, पैरास्टामोल हो गए, जिनका हमारा इन्फ्लेमेशन कम नहीं करते। जो हमारे एनसेड्स होते हैं, जैसे कि जो ओवर द काउंटर मिलते हैं हमको, कॉम्बिफ्लेम मिल जाता है, वोवरॉन मिल जाता है, हमारे को इटोवा मिल जाता है, इटोरिकॉक्सिब होता है, ये सब हमको आराम से केमिस्ट से मिल जाते हैं। अगर हमको प्रोलॉन्ग्ड अनकंट्रोल में लेते रहेंगे लॉन्ग टर्म तक, तो डेफिनेटली इनके साइड इफेक्ट किडनी पे आते हैं। स्पेसिफिकली उन मरीजों के लिए जिनकी किडनी थोड़ी सेंसिटिव है, जैसे कि जिनकी एक ही किडनी बची है, किसी कारण से किडनी थी ही नहीं, या फिर किडनी खराब हो गई, किडनी निकल गई, किसी को डायबिटीज है, किसी के किडनी में वैसे ही एज रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे पेशेंट को थोड़ा सा पेन किलर संभल के लेना चाहिए। अगर अगर ले भी रहे हैं तो जो दूसरे ग्रुप ऑफ ड्रग्स होते हैं, जैसे कि क्रोसिन हो गया, पैरास्टामोल हो गया, या फिर अल्ट्रासेट हो गया, जैसे कॉम्बिनेशन है हमारा वो, जैसे कि एक पैरास्टामोल का और साथ में क्रोसिन का और ट्रेमाडोल का, ये ड्रग्स सेफ रहते हैं किडनी के लिए। अगर किसी की किडनी सेंसिटिव है तो ये वाले ड्रग्स लें। अदरवाइज नॉर्मल मरीज में, अगर हमारे एज के ग्रुप के हैं, 50-60 के भी हैं, कभी कभी पेन किलर लेंगे तो किडनी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। वाह डॉक्टर, बस एक चीज और बताइए। अब इतनी सारी चीजें आपने बताई हैं, कुछ ऐसा प्रिकॉशन या कुछ ऐसी एडवाइस जो आप जाने से पहले हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखो, जो लोगों को आर्थराइटिस होता है, चाहे इवन इट इज अ डिजेनरेटिव आर्थराइटिस और इट इज अ इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सबसे इंपॉर्टेंट डाइट का रोल है एंड एक्सरसाइजेस। जो हम मेडिसिन देते हैं, दे आर सपोर्टिव मेडिसिन, उनका डेफिनेटली रोल है। पर रेगुलर पेशेंट की जितनी अच्छी एक्सरसाइज रहेंगी, उतना ही बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होगा, उतनी ही मसल की एक्टिविटीज अच्छी रहेंगी, मसल की टोन अच्छी रहेगी। तो मैं ये बोलूंगा, आप जो कुछ दवाई खा रहे हैं खाते रहिए, अपने कंसर्न डॉक्टर से मिलिए, पर जो भी हो अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखो। आप हाई प्रोटीन हाई कैल्शियम डाइट लो, और दूसरा अपनी एक्सरसाइज रेगुलर करो। यू शुड मेंटेन योर वॉक, रेगुलर वॉक करो, रेगुलर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करो, योगा करो। उसी से आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहेगी और लॉन्ग टर्म तक आप अपनी बॉडी को चला पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनुज, आपने इतना अच्छे तरीके से आज का इंटरव्यू दिया है, इतने सरल शब्दों में बहुत सारी काम की बातें बहुत ही कम समय में समेटी हैं। उसके लिए मैं पूरी मेडिसर्कल की टीम की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। इट वॉज रियली अ प्लेजर हैविंग यू टुडे। अमेजिंग थैंक यू सो इंटरव्यू। मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके। थैंक यू।